Hello students. Today we will read second chapter of history on the trail of the earliest people. Tushar's train journey. Tushar was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. They were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat, his nose glued to the glass pane. तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न की शादी में और वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं. तुषार ने विंडो सीट ले ली है और अपना नाक वो खिड़की के शीशे से चिपका कर बैठा है. एज ही वॉच्ड trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, वो देख रहा है विंडो से बाहर घर पेड़ सब गुजर रहे हैं. तभी उसके अंकल उसका पीठ थपथपाते हैं, उसके शोल्डर पे टैप करते उसके कंधे पे और कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 years ago? क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन्स आज से 150 साल पहले पहली बार इस्तेमाल होना शुरू हुए? एंड दैट पीपल बिगैन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर, और उनसे कुछ दशक बाद बसेस आए, लोगों ने बस का इस्तेमाल करना शुरू किया. तुषार वंडर्ड, ये सुनकर तुषार सोचता है, क्या सोचता है? व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स wherever they were born? तुषार सोचता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जा नहीं पाते थे तो क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर बिताते थे? Not quite. We have already studied about this thing in first chapter. हमने फर्स्ट चैप्टर में इस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि पहले ट्रैवल करना मुश्किल था, बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, बहुत रिस्की था, मगर फिर भी लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे. ऐसा नहीं था कि लोग ट्रैवल नहीं करते थे, बहुत वक्त लगता था, बहुत टाइम टेकिंग था, बट फिर भी लोग ट्रैवल करते थे. द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वेर दे ऑन मूव? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट as early as 2 million years ago. हम जानते हैं कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स में लोग रहना शुरू कर चुके थे 2000 साल पहले. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर एंड गैदरर्स. आज हम उन लोगों को, जिन लोगों ने शुरुआत की सिविलाइजेशन की, उन लोगों को आज हम हंटर और गैदरर्स कहते हैं, शिकारी और खाना बदोश. द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. उनका नाम हंटर और गैदरर्स क्यों है? हंटर और गैदरर्स उनको इसलिए कहा जाता है जिस तरीके से वो अपना खाना लाते थे उस पे उनका नाम रखा गया. जो शिकार करके लाते थे उनका नाम शिकारी हंटर हो गया, जो खाना खोज कर लाते थे जंगलों से उनका नाम गैदरर्स हो गया, खाना बदोश हो गया, जो कि जंगलों में खाना ढूंढ कर लाते थे. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल. जनरली वो लोग क्या करते थे? वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे. कॉट फिश एंड बर्ड, या फिर मछलियां या चिड़ियां पकड़ते थे. गैदर्ड फूड, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टल्क्स एंड एग्स, या फिर वो जंगलों से फ्रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, एग्स ये सारे चुन कर लाते थे. द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. क्योंकि हमारा जो प्लानट है मतलब उस पर बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, इसीलिए उनमें से कौन सा जो प्लांट है वो खाने के लिए है, कौन सा फूड वाला प्लांट है, ये खोजना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट था. नन ऑफ दीज थिंग्स
वॉज ईजी टू डू, इनमें से कुछ भी ईजी नहीं था। जैसे पहले लोग खाना लाते थे, ये काम आसान नहीं थे। अभी क्या है, हमें प्रोसेस्ड फूड मिलता है, बिल्कुल पैक्ड, पैकेट पे हम जाते हैं दुकान और ख़रीद कर ले आते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था, उनको इतनी ईजिली खाना नहीं मिलता था। None of these things was easy to do. There are several animals that run faster than us. ऐसे जानवर हैं जो कि हमसे काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं, इंसानों से काफ़ी तेज़ दौड़ते हैं। Many that are stronger, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इंसानों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। To hunt animals or catch fish and bird, people need to be alert, quick, and have lots of patience and of mind. जानवरों को मारने के लिए, चिड़िया को पकड़ने के लिए लोगों को बहुत ही अलर्ट, बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता था, क्विक होना पड़ता था, बहुत ही फुर्तीला होना पड़ता था, और बहुत सारा पेशेंस चाहिए। आपको बहुत इंतज़ार करना होता था कि जानवर आएगा, आप उसको मारोगे। बहुत पेशेंस वाला काम था ये। To collect plant produce, you need to find out which plant or part of plants are edible. पेड़ पौधे से खाना इकट्ठा करने के लिए जंगलों से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि खाने लायक है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर प्लांट का अलग अलग पार्ट होता है जो कि खाने के लायक होता है। कुछ प्लांट्स क्या फ्रूट्स खाते हैं, कुछ के सीड्स खाते हैं, कुछ के लीव्स खाते हैं, कुछ के रूट्स खाते हैं। तो किस प्लांट में कौन सा पार्ट एडिबल है ये भी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट इज कैन बी ईटन एज मैनी कैन बी पॉइजनस। एडिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें जो कि खाने लायक हैं। ओके, क्योंकि अधिकतर जो पेड़ पौधे जंगलों में होते थे वो जहरीले भी होते थे, पॉइजनस भी होते थे। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन, और आपको ये भी पता रखना पड़ता था कि फ्रूट्स कब पकते हैं, कब पकेंगे। अभी के जैसा टाइम नहीं था कि कोल्ड स्टोरेज है और कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट स्टोर्ड हैं, तो आपको पूरे सालों भर आपको कोई भी फ्रूट अवेलेबल होगा, मिलता रहेगा। ऐसा नहीं था, आपको सर्टेन सीजन्स में फ्रूट्स मिलते थे और उसके हिसाब से आपको वेट करना होता था कि इस सीज़न में यहाँ पे इस जंगल में आम के पेड़ हैं तो यहाँ से आम मिलेगा, पहाड़ी इलाकों में आपको एप्पल मिलेगा। हर अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें अलग अलग सीज़न में उगती हैं और वो मिलेंगी। List the skills and knowledge that the children of these communities had. आपको सोचना है कि उस टाइम के बच्चों में क्या क्या स्किल्स होंगे, क्या नॉलेज होगा उनको। जैसे आप लोगों को तो स्कूल में पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई करके आप बुक वाला नॉलेज कलेक्ट करते हो, गेन करते हो, मगर पहले के बच्चे वो भी हंटर और गैदरर्स थे, तो उनको क्या सीखना होता होगा, किस तरह के स्किल्स होते होंगे उनके, किस तरह का नॉलेज होता होगा। नॉलेज वो किस चीज़ के बारे में गेन करते होंगे, कौन सा प्लांट पॉइजनस है, कौन सा प्लांट पॉइजनस नहीं है, स्किल्स किस तरह के होते होंगे, हंटिंग का स्किल आता होगा उनको। तो आपको पता करना है कि उनकी कम्युनिटी के जो बच्चे थे उनमें क्या क्या स्किल और नॉलेज होते होंगे। डू यू हैव दीज स्किल्स एंड नॉलेज, क्या आपके पास ये स्किल और नॉलेज है? There are at least 4 reasons why hunter-gatherers move from places to places. 4 reasons दिए गए हैं नीचे कि हंटर और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे, वो क्या ज़रूरत पड़ती थी उन्हें कि वो एक जगह नहीं रह सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता था उन्हें। ओके, फर्स्ट रीज़न क्या है इस चीज़ का, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स। अगर वो एक जगह पे ज़्यादा देर रहते तो वो वहाँ के सारे प्लांट और एनिमल्स को खा जाते।
Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. इसीलिए उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था खाने की तलाश में, खाने की खोज में, क्योंकि एक जगह पे जब वो रहते थे तो वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स सारे खत्म हो जाते थे. सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस either in search of small prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves. दूसरा रीजन ये दिया गया है कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो अपने शिकार की तलाश में, अपने प्रे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. और दूसरा केस है कि जो कैटल्स होते हैं, जो मतलब शाकाहारी जानवर जो घास फूस पत्ते खाते हैं, डियर या फिर आपके रैबिट्स, ये सारे हो गए, वो लोग ग्रास और लीफ की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे सूखा हो गया तो वहाँ पे हरियाली कम हो गई, कहीं पे बारिश का मौसम आ गया, तो उसके हिसाब से एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे. इसीलिए दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स. सो जो भी उनको फॉलो करते थे, जो हंटर्स थे, उनको भी उनके पीछे जाना होता था, उनके मूवमेंट्स को फॉलो करना होता था. ओके, थर्ड रीजन क्या है? प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स. प्लांट और ट्रीज जो है वो अलग अलग मौसम में फल, पत्ते, सब्जियां, अनाज जो भी है वो देते हैं. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. इसीलिए अलग अलग सीजन में अलग अलग जगहों पे लोग जाते रहते थे फल फूल की तलाश में, खाने की तलाश में. जैसे कि अगर मान लीजिए एप्पल कश्मीर में होता है, तो जिस टाइम एप्पल कश्मीर में होता है वो कश्मीर चले गए, और फिर जिस टाइम मैंगो का सीज़न आया वो मैंगो के लिए आपके फील्ड एरिया में, बिहार, झारखंड, इस वाले एरिया में आ गए. फिर अगर कोई और फूड का सीज़न है लाइक ग्रेप्स एंड ऑल, तो वो आपके नागपुर, मुंबई वाली एरिया में चले गए. ओके, तो जैसे जैसे फ्रूट्स का सीज़न बदलता है और अलग अलग जगह पे फ्रूट्स आते हैं, वो अलग अलग जगह पे मूव होते थे. Fourth reason is people, plant and animals need water to survive. पेड़ पौधे और इंसान सबको क्या है? पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. Water is found in lakes, streams and rivers. पानी कहाँ कहाँ मिलता है आपका? तालाब, नदी, झरनों में मिलता है. While many rivers and lakes are perennial. Perennial क्या होता है? With water throughout the year. जिसमें कि सालों भर पानी रहे, ऐसे नदियों को क्या कहते हैं? पेरिनियल कहते हैं. अदर्स आर सीजनल, और कुछ जैसे कि बड़ी बड़ी जो नदियां हुई वो पेरिनियल हुई, जो कि ग्लेशियर्स से बहकर आती हैं, पहाड़ों से बहकर आती हैं. मगर कुछ ऐसे भी झरने और लेक्स होते हैं, आपके स्ट्रीम्स होते हैं, जो कि सीजनल होते हैं. बरसात का मौसम आया, वो भर गए, पानी जमा हो गया, कुछ महीने रहा, फिर गर्मी आने पे पानी सूख गया. People living on their bank would have had to go in search of water during the dry seasons, winter and summer. इसीलिए लोगों को पानी की तलाश में, जो कि उन लेक्स और उन स्ट्रीम्स के बगल में रहते थे या फिर उन नदियों के बगल में रहते थे जो कि सीजनल थी, वो सूख जाती थी गर्मी और ठंड में, तो उन्हें पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था. बिसाइड्स, पीपल मे हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. या फिर ऐसा भी होता होगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने जाते होंगे. रिमेंबर, दे ट्रैवल्ड ऑन फूट. और सबसे बड़ी बात याद रखने की क्या है कि वो लोग अपने पैरों पे चलकर जाते थे. जस्ट इमेजिन, कश्मीर से कन्याकुमारी, हाउ विल यू ट्रैवल ऑन योर फूट? हाउ डू यू एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल ऑन योर फूट? हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे आते हैं? मे बी फ्यू किड्स यूज बस और ऑटो रिक्शा और वैन, और मे बी विद देयर पेरेंट्स.
बट बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि फूट पे ट्रैवल करके डेली स्कूल आते हैं. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल? कितना वक्त लगता है आपको घर से स्कूल पैदल चलकर आने में? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू इफ़ यू टुक अ बस और रोड अ बाइसिकल? कितना वक्त लगेगा अगर आप बस से आएंगे या फिर बाइसिकल से आएंगे? पैदल चलकर जाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है और बस या बाइसिकल से जाने में कम वक्त लगता है और आप कम थकते हैं. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स. आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली हैं. हंटर्स एंड गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. वो चीज़ें जो कि हंटर्स और गैदरर्स ने बनाई और इस्तेमाल की. It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, क्या क्या मिली हैं? कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ हथियार मिले हैं, कुछ सामान मिले हैं जो कि पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के बने हुए हैं. और उनमें जो सामान सबसे ज़्यादा बचे हुए हैं या फिर सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो क्या है? वो सही सलामत हालत में है, सरवाइव किया है जिन्होंने, वो स्टोन के बने हुए टूल्स हैं, पत्थरों के बने हुए औजार हैं. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये देखिए पत्थरों के अलग अलग शेप के बने हुए आपके टूल्स हैं. Some use of stone tools are given below. Make a list of what these tools were used for and try and describe which of these tasks could be performed using a natural pebble. Give reasons for your answer. नीचे टूल से किए जाने वाले कुछ काम दिए हुए हैं. आपको डिसाइड करना कि इनमें से कौन से काम है जो कि नेचुरल पेबल को यूज़ करके, पत्थरों को यूज़ करके किया जा सकता है और आपको उसका रीज़न बताना है कि क्यों किया जा सकता है. सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट. इनमें से ऊपर जो कुछ पत्थर डायग्राम में थे उनमें से कुछ पत्थर मीट को कट करने के लिए यूज़ किए जाते थे. एंड बोन्स और हड्डियों को भी. स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज. पेड़ की छाल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. एंड हाइड्स एनिमल स्किन. और जानवरों के चमड़े निकालने के लिए किए जाते थे. चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. वो अभी हम नाइफ्स यूज़ करते हैं, पहले वो पत्थरों को ऐसा बनाते थे कि उससे वो फ्रूट्स और रूट्स को कट कर सके. सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन्स एंड वुड्स टू मेक स्पेयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग. कुछ पत्थरों को हड्डियों से और लकड़ियों से अटैच करके उनमें हैंडल लगाया जाता था, हैंडल जैसी चीज़, जिससे कि उससे एरो या फिर आपकी काटने के लिए कुल्हाड़ी जैसी चीज़ बनाई जा सके, जिससे कि हंट कर सके, जानवरों को मार सके. आपके स्पेयर्स बनाए जा सके. फर से जो लंबा सा स्टिक होता है और उसके ऊपर ऐसे पॉइंटेड सी चीज़ होती जिससे फेंक कर जानवरों को मारा जा सके. अदर टूल्स वे यूज टू चॉप वुड. और जो कुछ टूल्स थे उन्हें लकड़ियाँ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. विच वॉज यूज एज फायरवुड. जिन लकड़ियों को फायरवुड की तरह इस्तेमाल किया जाता था जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, या फिर जानवरों को भगाने के लिए, रोशनी करने के लिए जलाया जाता होगा. वुड्स वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. लकड़ियों का इस्तेमाल झोपड़ी बनाने के लिए, झोपड़े बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए भी किया जाता था. आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे आपके टूल्स हैं, डायग्राम में दे रखा है. ये जिससे कि रूट्स को कट करने के लिए, डिग करने के लिए ज़मीन इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ज़मीन खोदने के लिए. ये देखिए जानवर के चमड़े फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.
स्टिच करने के लिए, छेद किया जा रहा है इससे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 बिलो। ये मैप है आपका जो नीचे दिया हुआ है। All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. जितने भी इस नीचे दिए हुए आपके मैप में रेड ट्रायंगल वाले साइट्स हैं, वो सारे साइट्स क्या हैं? वैसे साइट्स हैं जहां आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं हंटर और गैदरर्स के, कि वहां पे हंटर और गैदरर्स रहे आए हैं। तो कौन कौन से आपके रेड ट्रायंगल वाले हैं साइट्स? देखिए, हुंसगी, कर्नूल केव्स, कर्नौल केव्स, हुंसगी, कर्नौल केव्स एंड भीमबेटका, भीमबेटका, हुंसगी एंड कर्नौल केव्स। ये 3 आपके ट्रायंगल वाले, रेड ट्रायंगल वाले एरिया हैं जहां से हंटर और गैदरर्स के एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। हंटर गैदरर्स लिव इन मैनी मोर प्लेसेस। हंटर और गैदरर्स जो हैं वो और भी बहुत सारी जगहों पे रह चुके हैं। ओनली सम आर शोन इन द मैप, और कुछ ही मैप पे दिखाए गए हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर रिसोर्स ऑफ वाटर। और जो बहुत सारे जो साइट्स हैं, बहुत सारी जगहें जो हैं वो जनरली पानी के बगल में, सच एज रिवर एंड लेक्स, पानी के सोर्स के बगल में ही जनरली मिले हैं उनके अवशेष, कि पानी वाली जगहों पे ही वो लोग रहा करते थे। एज स्टोन टूल्स वे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस वक्त स्टोन के, पत्थरों के बने हुए जो औजार थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर ईजली अवेलेबल। इसीलिए उस जमाने के लोग ऐसी जगहों को खोजते थे जहां पे कि अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिले। प्लेसेस वेयर स्टोन was found and where people made tools are known as factory sites. ऐसी जगहें जहाँ पे कि पत्थर मिलते थे और जहाँ पे कि लोग पत्थर के औजार बनाते थे, उन साइट्स को क्या नाम दिया गया है? फैक्ट्री साइट्स, कि वो फैक्ट्री हुआ करती थी लोगों की। हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वेयर? ये हमें कैसे पता चलता है कि फैक्ट्रीज कहाँ हैं, कहाँ थी, कहाँ से लोगों को पत्थर मिला करते थे? Usually we find blocks of stone tools that were made and perhaps discarded because they were not perfect. जहाँ से भी हमें पत्थर के चट्टान मिले हैं, वहाँ पे टूल्स मिले हैं, हथियार मिले, वैसे हथियार, वैसे औजार मिले हैं जो कि शायद उन लोगों ने छोड़ दिया, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करना मतलब उन औजारों को छोड़ दिया उन लोगों ने, बिकॉज दे वेर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे। उन्हें बहुत मेहनत से औजार तोड़ तोड़ के पत्थरों को बनाने पड़ते थे। तो हो सकता है वो अच्छे ना बने हों, उतने शार्प, उतने पॉइंटेड ना हुए हों जितना वो चाहते थे, तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया है। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन लेफ्ट बिहाइंड एट दीज साइड्स। और जो पत्थरों को तोड़ने पे, शेप देने पे जो चिप्स निकलते थे, छोटे छोटे टुकड़े, वो वेस्ट प्रोडक्ट ऐसी साइड्स पे छोड़े हुए मिले हैं। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। कभी कभी लोग, ये जो फैक्ट्री साइट्स थे वहां पे काफी लंबे समय तक रहते थे। दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ऐसी जो जगह हैं जहां पे लोग बहुत लंबे समय तक रहते थे और औजार बनाते थे, ऐसी साइट्स को हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा गया है, क्योंकि वहां लोग, उनको घर भी बना के रखा था, उन्होंने हैबिटाट भी बना के रखा था और फैक्ट्री भी थी वो उन लोगों की। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म वुड यू चूज? अगर आपको अपने रहने की जगह को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या डिस्क्राइब करेंगे? कि सिर्फ आप वहां रहते हैं, वो सिर्फ आपका हैबिटेशन है, या फिर फैक्ट्री है, या हैबिटेशन कम फैक्ट्री है, आप वहां काम भी करते हैं और फैक्ट्री भी है?
फॉर यू योर होम इज हैबिटेशन साइट, आप वहाँ पे कोई काम नहीं करते, बट फॉर मी माई होम इज़ माई हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, क्योंकि मैं यहाँ रहती भी हूँ और मैं यहाँ काम भी करती हूँ। और एनी अदर, या फिर आपके लिए कोई और जगह है आपकी घर, आपका घर। आप देख सकते हैं ये स्टोन्स, आपके फैक्ट्री साइट्स का फोटो दिया है, पिक्चर दे रखा है। ऐसे होते थे जहाँ पे सिर्फ स्टोन्स होते थे, ऐसी जगह वो ढूंढते थे और फिर वहाँ पे काम करते थे। What are sites? Sites क्या है? Sites are places where the remains of things, tools, pot, buildings, etc. Sites वैसी जगहें हैं जहाँ पे कि अवशेष मिले हैं, बचे कुचे जो पार्ट हैं जो रह गए इतने सालों में, उनके टूल्स के, उनके औजारों के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के, उनके घरों के, were फाउंड। जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं उन जगहों को क्या कहते हैं? साइट्स कहते हैं। दीज वेर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाई पीपल। ये जो सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं उन जगहों से, वो उस ज़माने के लोगों ने बनाई, इस्तेमाल की और फिर वो छोड़ के उनको चले गए। दीज मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये चीज़ें जो हैं ज़मीन के ऊपर भी मिल जाती हैं कभी कभी, बरीड अंडर द अर्थ, कभी कभी ज़मीन के अंदर गड़ी हुई मिल जाती हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी वो जगहें पानी के अंदर भी चली गई हैं तो पानी के अंदर भी मिल जाती, या फिर कभी बाढ़ आया हो, कुछ भी हुआ हो और वो चीज़ें बहकर पानी के अंदर चली गई हैं। इतने सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई और उनके अवशेष इधर उधर आपको मिलते रहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स, और आप आगे के चैप्टर्स में और भी साइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो वी आर स्टॉपिंग दिस चैप्टर हियर and we will read the left portion of this chapter, the next portion of this chapter in the next video. Thank you guys, thank you for watching the video. Enjoy learning with me. आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का।